आज के इस सेशन में हम इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग एक्टिविटी पर डिस्कशन करेंगे। हमारे इस सेशन में किन किन टॉपिक पर डिस्कशन होगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला डिस्कशन होगा कि भारत के अंदर बैंकिंग एक्टिविटी चलाने के लिए कौन से लीगल फॉर्म और स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या है, एक बैंक के पास सोर्सेज ऑफ फंड कौन से होते हैं, यानी बैंक के पास पैसा कहां से आता है, फिर बैंक इस पैसे को कहां अप्लाई करता है, इंटरेस्ट फ्री बैंक अपने डेली और रूटीन के एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करता है। इस वक्त इंडिया के अंदर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का हालात क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लीगल फॉर्म पर कि भारत के अंदर एक बैंकिंग एक्टिविटी करने के लिए कौन से लीगल फॉर्म या स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। सबसे पहले बैंकिंग कंपनी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद एनबीएफसी जैसे मुथूट फाइनेंस, इसके अलावा निधि कंपनी और चिट फंड कंपनी और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये 5 वो लीगल फॉर्म हैं जिनके जरिए से बैंकिंग एक्टिविटी की जा सकती है। बैंकिंग कंपनी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स अप्लाई होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर फिलहाल इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग एक्टिविटी की परमिशन नहीं दी है। एनबीएफसी कंपनी एक्ट के अंतर्गत चलती है, जिसमें आप पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। निधि कंपनी में आप बिजनेस और ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसी तरह चिट फंड कंपनी में भी बिजनेस और ट्रेडिंग एक्टिविटी अलाउ नहीं है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में आप बिजनेस और ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं और क्रेडिट सर्विस एक्टिविटी यानी उधार देने की एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। इस हिसाब से इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के लिए जो पहले 4 ऑप्शन हैं वो सुटेबल नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। यही इंडिया के अंदर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग एक्टिविटी के लिए बेस्ट और ओनली ऑप्शन है। तो अब अगला डिस्कशन जो होगा हमारा वो इसी के ऊपर होगा कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या है और इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कैसे होती है। सबसे पहले मेंबर्स बनते हैं। मेंबर्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल भी मेंबर करते हैं। उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को के जरिए से उधार सर्विसेज यानी क्रेडिट सर्विसेज ऑफर की जाती हैं मेंबर्स को। इसमें ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या मैनेज किया जाता है और उस प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सिलेक्शन मेंबर्स ही करते हैं। जो प्रॉफिट होता है उसको भी मेंबर्स ही शेयर करते हैं, यानी मेंबर्स के जरिए बनाया जाता है, मेंबर्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है, मेंबर्स को सर्विस दी जाती है और मेंबर्स ही इसके प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मॉडल होता है। इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में क्या होता है, इसमें जो मेंबर से सबसे पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट की जाती हैं, उस डिपॉजिट में से लोनेबल फंड क्रिएट किया जाता है, लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाता है, यानी जो फंड इकट्ठा हुआ उसमें से कुछ बैंक के डेली काम के लिए रखा जाता है जिसे लिक्विडिटी कहते हैं और कुछ फंड लोनेबल फंड के नाम से क्रिएट किया जाता है। कॉस्ट, प्रॉफिट और रिस्क जो है वो मेंबर्स के बीच में म्यूचुअली शेयर किया जाता है। इसी को हम आगे डिटेल से समझेंगे तीसरे इसमें। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि एक बैंक के पास पैसा कहां से आता है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। तो इंटरेस्ट फ्री बैंक या कोई भी बैंक जब काम करता है तो उसके पास जो फंड आता है वो कहां से आता है। उस फंड के 2 मेन सोर्स हैं। सबसे पहला इक्विटी शेयर या डोनेशन जिसे आप कह सकते हैं, और दूसरा मेंबर्स का डिपॉजिट्स। जो पहला वाला शेयर ऑप्शन है वो सिर्फ 10 से 15% या उससे भी कम फंड होता है, जबकि जो मेन फंड आता है वो मेंबर्स की डिपॉजिट से आता है जो 85% से 90% या उससे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्विटी शेयर और डोनेशंस का
की डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या मतलब है। इक्विटी शेयर और डोनेशन में चार तरह की चीजें हैं। सबसे पहले जनरल इक्विटी, फिर इक्विटी फ्रॉम सरप्लस, एडमिशन फी और डोनेशन फ्रॉम मेंबर्स। जनरल इक्विटी में जब कोई भी मेंबर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का बनेगा तो उसको कम से कम 100 रुपए जमा करने होंगे, उसको हम जनरल इक्विटी कहते हैं। उसके बदले उसको एक शेयर दिया जाएगा। इक्विटी फ्रॉम सरप्लस होता है कि कोई पर्सन अगर ये चाहता है कि उसकी डोनेशन रिसाइकल हो तो वो इस बैंक को डोनेट करेगा और इस बैंक की इस डोनेशन को से लोगों की मदद की जाएगी, उसके बाद उनसे वापस लिया जाएगा और फिर दूसरे लोगों की मदद की जाएगी। ये इक्विटी फ्रॉम सरप्लस कहलाता है। एडमिशन फीस जो आप एनुअल मेंबरशिप फीस रख सकते हैं या वन टाइम हो सकती है। डोनेशन फ्रॉम मेंबर्स, अगर कोई मेंबर्स इस बैंक को डोनेट करना चाहता है कोई पैसा तो वहां से आ सकता है। लेकिन इन चारों जगह से जो पैसा आएगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, 10 से 15% होगा। असली जो पैसा आएगा वो आएगा मेंबर्स की डिपॉजिट से। तो इसको देख लेते हैं कि मेंबर्स की डिपॉजिट से जो पैसा आएगा वो कैसे होगा। मेंबर्स की डिपॉजिट से मेंबर्स खाते खोलेंगे, उसमें जो पहला खाता है वो डेली अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट, तीसरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और चौथा ग्रोथ अकाउंट। अब हम इन पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डेली अकाउंट। डेली अकाउंट ये आरडी टाइप अकाउंट होगा। ये लो इनकम ग्रुप इंडिविजुअल या जो डेली अर्नर हैं जैसे सब्जी बेचने वाले, इस टाइप के जो लोग हैं उनके लिए सुटेबल होगा। 50 या 100 रुपए पर डे के हिसाब से वो इस खाते में जमा कर सकते हैं। हमारा कलेक्टर उनके पास जा सकता है पैसे जमा करवाने के लिए, या वो खुद आकर ब्रांच में जमा कर सकते हैं और किसी भी दिन इसको विड्रॉल किया जा सकता है। इसमें 1 मंथ का लॉक इन पीरियड यानी 1 महीने से पहले वो पैसे नहीं निकाल पाएंगे, इस तरह का पीरियड इंपोज किया जाता है। इस खाते का मकसद सेविंग्स हैबिट्स को प्रमोट करना होता है। तो ये डेली अकाउंट होता है। दूसरा अकाउंट है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। ये अकाउंट उन लोगों के लिए सुटेबल है जिनकी मंथली इनकम है या हाउस वाइफ वगैरह के लिए जो बचाना चाहती हैं। ये 50 से 100 रुपए पर मेंबर हो सकता है। इसमें डिपॉजिट जो होगा वो ब्रांच के अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा और किसी भी दिन इसको विड्रॉल किया जा सकता है। डेली अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बाद जो तीसरा अकाउंट है जिस पर डिस्कशन करना है वो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। वो हज उम्रा हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, मैरिज हो सकती है या कोई और मकसद हो सकता है। इन तमाम मकसद को हासिल करने के लिए जब वो कोई खाता बनाना चाहते हैं तो 5,000 रुपए जमा करके स्टार्ट कर सकते हैं और फिर पीरियोडिक लेवल पर डेली, मंथली, वीकली वो उसमें जमा कर सकते हैं। इसका एक लॉक इन पीरियड होगा और मैच्योरिटी के टाइम पर इसका पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। ये तीसरा टाइप का अकाउंट था। ये जो तीनों टाइप के अकाउंट्स थे, डेली अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इनको एक अमानत अकाउंट या सिक्योरिटी अकाउंट आप कह सकते हैं। जो चौथा अकाउंट है वो ग्रोथ अकाउंट है। ग्रोथ अकाउंट को इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं आप। जो लोगों के पास एक्सेस मनी है और वो चाहते हैं कि वो बिजनेस करें तो वो लोग बैंक के पास अपने इस पैसे को जमा करेंगे। बैंक उनसे प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग के हिसाब से पार्टनरशिप करेगा। 5 और 10,000 रुपए की से इस खाते को खोला जा सकता है। बैंक इस पैसे को बिजनेस में लगाएगा और ये पैसे से हर महीने या क्वार्टर पर या ईयर बेसिस पर इनकी बैलेंसिंग होगी और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो बांटा जाएगा। इसके बाद अगली चीज जो आती है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है, यानी पैसा, ये जो पैसा आपने लिया तो ये पैसा कहां लगेगा। तो इस पैसे को लगाने से पहले सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी होगी वो है लिक्विडिटी शुड बी मेंटेन, यानी बैंक को एक परसेंटेज अमाउंट, यानी अगर उसके पास 100 रुपए इकट्ठा हुए हैं तो उसमें से 20%, 30%, 40% जैसे भी नॉर्म्स जो भी बायलॉज कहते हैं उतनी परसेंट अपने पास रखना होगा। ये जो पैसा बैंक अपने पास रखेगा इसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। इस लिक्विडिटी रखने के बाद जो पैसा बचेगा वो कहां दिया जा सकता है, उसमें सबसे पहले आता है कैश या डिमांड लोन,
दूसरे पर आता है मुराबाहा फाइनेंसिंग, तीसरे पर आता है इजारा या लीज फाइनेंसिंग, चौथे पर आता है मुशारका या पार्टनरशिप फाइनेंसिंग। तो अब हम इन चारों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है कैश या डिमांड लोन। ये कैसा होता है? ये कंजम्पशन पर्पस के लिए दिया जाता है। 2,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का लोन हम दे सकते हैं। इस लोन को देने गारंटी के बेस पर दिया जाता है और इस लोन को देने के बाद जो एक्चुअल खर्चा आता है वो चार्ज किया जाता है। इसको हम एक चार्ट से देखते हैं कि एक पर्सन है जिसको लोन की जरूरत है, वो बैंक के पास जाता है, एप्लीकेशन देता है, बैंक को सिक्योरिटी देता है, गोल्ड या कोई जो भी चीज है। बैंक इस आदमी को पहले इसकी सारा ड्यू डिलिजेंस कर यानी पूरी चेक करने के बाद इसको लोन दे देता है। ये आदमी खुश होकर अपना काम करता है, उसके बाद ये किस्तों में अमाउंट बैंक को रिटर्न कर देता है। तो ये कैश लोन या डिमांड लोन होता है जो सिंपल लोन होता है। इस लोन के बदले एक्चुअल कॉस्ट जो होती है, बैंक चार्ज जो होता है, वो चार्ज किया जाता है। अब आता है दूसरा, जिसे कहते हैं मुराबाहा फाइनेंसिंग। मुराबाहा लोन कंजम्पशन या बिजनेस दोनों पर्पस के लिए दिया जा सकता है। इसकी लिमिट 10,000 से 75,000 रुपए तक हो सकती है। इस लोन के बदले प्रॉफिट चार्ज किया जाएगा। ये कैसे होता है इसको भी देखते हैं। ये एक पर्सन है जो मार्केट गया है, इसको लैपटॉप खरीदना है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, तो ये बैंक के पास जाता है। बैंक क्या करता है? बैंक मार्केट में जाता है और इस लैपटॉप को डीलर प्राइस पर खरीद लेता है। उसके बाद बैंक इस खरीदे हुए लैपटॉप को इस पर्सन को रिटेल प्राइस पर बेच देता है। ये पर्सन लैपटॉप पाकर खुश है। अब ये पर्सन इस लैपटॉप के प्राइस को इंस्टॉलमेंट में बैंक को पेमेंट कर देता है। तो बैंक डीलर प्राइस और रिटेल प्राइस के बीच का जो मार्जिन है उसको कमा लेगा। इस तरह के लोन को मुराबाहा फाइनेंसिंग या मुराबाहा लोन के नाम से जाना जाता है। तो कैश लोन, मुराबाहा फाइनेंसिंग के बाद जो तीसरा आता है वो इजारा या लीज फाइनेंसिंग है। इसमें यह भी बिजनेस और कंजम्पशन पर्पस के लिए दिया जा सकता है। इसकी लिमिट 10 से 30,000 तक हो सकती है। इस लोन के बदले किराया लिया जाता है, रेंट चार्ज किया जाता है। देखिए, ये एक पर्सन है, ये चाहता है कि इसको इलेक्ट्रिक रिक्शा जिसे मयूरी कहते हैं वो मिल जाए, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। तो ये बैंक के पास कांटेक्ट करता है मदद के लिए। बैंक इस इलेक्ट्रिक रिक्शा को कैश में खरीद लेता है। कैश में खरीदने के बाद बैंक ये रिक्शा इस पर्सन को दे देता है। ये पर्सन अपना इस रिक्शे से बिजनेस करता है और बिजनेस करने के बाद ये पर्सन किराया देता है और एक टाइम के बाद किराया और किराए के साथ साथ वो इसकी कॉस्ट भी देगा। उसके बाद ये रिक्शा उसका हो जाएगा। तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट में रेंट चार्ज किया जाता है। चौथा जो है वो मुशारका या पार्टनरशिप फाइनेंसिंग होती है। ये पार्टनरशिप बेस पर होता है। इसमें प्रॉफिट और लॉस शेयर किया जाता है, पीरियोडिकल बैलेंस किया जाता है। देखिए, ये एक पर्सन है जिसके पास बिजनेस का आइडिया है, लेकिन इसके पास कैपिटल नहीं है। तो ये बैंक के पास जाता है, बैंक इससे पार्टनरशिप करता है, इसको पैसे देता है। ये पर्सन बैंक के दिए हुए पैसे से और अपने पैसे को मिलाकर बिजनेस करता है और प्रॉफिट अर्न करता है और फिर उस प्रॉफिट को बैंक के साथ शेयर करता है। तो इस तरीके से ये 4 तरीके का लोन दिया जाएगा। मुशारका, मुराबाहा, इजारा, कैश। इंटरेस्ट फ्री बैंक अपने डेली और रूटीन के एक्सपेंसेस को मैनेज कैसे करता है? तो सबसे पहले तो एक्सपेंसेस जो कवर किए जाएंगे वो कहां से किए जाएंगे? हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम सर्विस चार्ज से। दूसरा, इनकम फ्रॉम मुराबाहा लोन से, जो आपको लैपटॉप वाला बिजनेस दिखाया गया था। तीसरा, इजारे से, जो मयूरी वाला बिजनेस दिखाया गया था। और चौथा जो पार्टनरशिप वाला था, मुशारका से। ये 4 मेन सोर्स हैं जहां से एक बैंक बिजनेस करेगा या इनकम करेगा। इसके अलावा मेंबरशिप फीस और मेंबर्स की डोनेशन से भी इनकम होगी, लेकिन ये कम कैश या कम इनकम जनरेट करेंगे।
आप कह सकते हैं कि 5 से 10% करेंगे, जबकि पहले वाले जो 4 हैं वो 90 से 95% जनरेट करेंगे। इसके बाद एक देखते हैं कि कलेक्शन एक्टिविटी कैसी होगी इस बैंक की हमारी। ये एक बैंक का पर्सन है जिसको इस बिजनेस के अंदर इस बिजनेस प्लेस पर जाना है कैश कलेक्शन करने के लिए। तो ये क्लाइंट के प्रेमाइसिस पर जाएगा, उसके बाद ये उससे कैश लेगा, कैश लेने के बाद अपना मोबाइल खोलेगा, उस मोबाइल पर एक मोबाइल ऐप खोलेगा, उस ऐप में वो अपना डेटा दर्ज करेगा। जैसे ही वो डेटा दर्ज करेगा, बैंक के अंदर जो कंप्यूटर या कंप्यूटर सर्वर रखा हुआ है उसमें वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर पर वो डाटा रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा। इस तरह से उस बैंकिंग जो एक्टिविटी हुई पैसे के लेन देन की, वो तुरंत सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप में चढ़ जाएगी, यानी पूरा डिजिटल काम होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इतना शानदार जो बैंकिंग सिस्टम है इसकी इंडिया में इस वक्त पोजीशन क्या है। इस वक्त इंडिया के अंदर 73 ब्रांचेस हैं, 1,45,000 से ज़्यादा मेंबर्स काम कर रहे हैं और 248 करोड़ जो लास्ट रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से फाइनेंस किया गया है। 12 स्टेट में ये काम किया जा रहा है। हापुड़ के अंदर हम इस एक्टिविटी को करने जा रहे हैं, तो आपसे ये अपील है कि इस